हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज 12 दिसंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा संपन्न करवाई गई उत्तराखंड में। और यहाँ पर आप पेपर देख सकते हैं। ये लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस वाले 100 क्वेश्चन थे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा अभी आपको। ये पेपर सेट डी है। और जहाँ तक पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर काफ़ी अच्छा खासा पूछा गया था आयोग के द्वारा, जैसा कि अमूमन पूछा जाता है। और कुछ लोगों का ये मैसेज में कहना था कि पेपर अपेक्षाकृत सरल था जो पूर्व में एग्जाम हुए, लाइक एफआरओ एपीओ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एफआरओ की पोस्ट और एपीओ की है वो विशेष एजुकेशनल क्राइटेरिया उसमें होता है। जैसे कि एपीओ में आपका एलएलबी मांगी जाती है और एफआरओ में आपका साइंस बैकग्राउंड और टेक्नोलॉजी से जिसने ग्रेजुएशन किया है उसका वहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ठीक है, तो तभी उनका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो थोड़ा कठिन होता है। और जीएस वाला सेक्शन भी देखा जाए तो और पेपर से थोड़ा 19-20 का अंतर रहता है। और आज का जो पेपर है इसमें सभी स्ट्रीम वाले अपीयर होते हैं, लाइक ह्यूमैनिटीज़ वाले भी, साइंस बैकग्राउंड वाले, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले भी, या अदर जिनके पास भी ग्रेजुएशन है। तो सभी लोगों का यहाँ पे एक हिसाब से मर्ज क्वालिफिकेशन का एक एग्ज़ाम होता है। और प्री एग्ज़ाम जो होता है आपका वो केवल और केवल कट ऑफ यहाँ पे जो बनती है वो आपके मेंस के लिए बनती है, ताकि स्क्रूटनी है, ये छटनी है कि इसमें केवल उतने ही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को लिया जाए जो कि मेंस देने के लिए योग्य हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए पेपर में कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। करंट की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन नए थे, कुछ पुराने पूछे गए थे। और वहीं जीएस की बात करूँ तो जीएस के क्वेश्चन भी कुछ कंफ्यूज करने वाले थे तो कुछ बहुत इजी थे। उत्तराखंड के संदर्भ में बात करते तो उत्तराखंड के क्वेश्चन भी, उत्तराखंड जीके के कुछ इजी क्वेश्चन थे तो कुछ कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, हालांकि जो टच में थे और काफ़ी लंबे समय से तैयारी में संलग्न थे उनके लिए पेपर मैं बोल सकता हूँ आसान था, यानी कि वो कट ऑफ को क्लियर कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस पूरे पेपर को। उसके बाद फाइनली मैं बताऊंगा आपको कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर वालों को मेंस के लिए तैयारी कर देनी चाहिए शुरू। तो चलिए पहले पेपर को सॉल्व करते हैं। ये डी सेट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुगंध पादप केंद्र सीएपी उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है आपका सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स। ये कई बार पूछा गया है, ग्रुप सी के एग्जाम में भी आया था। सेलाकुई में है ये, देहरादून में। ओके, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जनपद है उत्तरकाशी। ठीक है, 2011 जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH ये प्रबंधित किया जाता है किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर है DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, इनमें से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था आपने। बहुत सिंपल था। देखिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला जो हो जाएगा दिए गए विकल्पों में वो आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है आपका तो ये आपका हो जाएगा चंपावत दिए गए विकल्पों के आधार पे। अधिकतम जनसंख्या वाला जनपद हमारा हो जाएगा हरिद्वार और अधिकतम साक्षरता वाला हो जाएगा देहरादून। ठीक है, तो इसके हिसाब से ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो पशुपालन, वानिकी एवं लट्ठ बनाना, खनन एवं उत्खनन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र की एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में, तो इसका आंसर संभावित जो होगा इसमें वो होगा ऑप्शन बी, वानिकी और लट्ठ बनाना। ठीक है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी पशुपालन, उत्खनन और खनन को शामिल किया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आयोग इसका आंसर क्या देता है। मेरे हिसाब से बी जिसने किया वो श्योर हो जाए। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई। तो ये हरीश रावत सरकार के टाइम पीरियड पे किया गया था, जिसमें 800 रुपये प्रति माह मिलता था। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी सही था इसमें, 15 अगस्त 2014। स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर जो संगोष्ठी हुई थी, समिट हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था। तो स्टॉकहोम जो समिट हुआ था ये 1972 में हुआ था, 1972 में। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल है। देखिए, अगर हम बात करें जो 2019 की 16वीं वन रिपोर्ट आई थी, 16वीं वन रिपोर्ट में बोला गया कि उत्तराखंड के टोटल 24,303 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं पे नहीं मिल रहा, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, और वहीं हमारे जो गवर्नमेंट के जो अभिलेखित वन क्षेत्रफल का रिकॉर्ड है उसमें अभिलेखित वन रिकॉर्ड में गवर्नमेंट बोलते हैं कि उत्तराखंड के लगभग 38,000 किलोमीटर पे वन है क्षेत्रफल पे, क्योंकि उसमें जंगल की भूमि, बेनाम भूमि सब आ जाते हैं ना, इंक्लूड हो जाती है। तो 38,000 के हिसाब से अगर हम पास आए हैं तो इसमें ऑप्शन ए बहुत सूटेबल है। 34,651 वर्ग किलोमीटर इसका सही उत्तर होना चाहिए। हालांकि ये आंसर के आने के बाद देखने वाली बात होगी। झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे मिलता है मैग्नीसाइट। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है मैग्नीसाइट।
पहला जो ट्रांसजेनिक जंतु था, ठीक है, क्लोन था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डॉली, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है इनमें, यानी कि पूछा जा रहा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो जावा जो है, जावा एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नहीं है को मार्क कर लेना कभी भी एग्जाम देने जाते हो। डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? और तो डायोड का उपयोग देखा जाए तो धारा को एक दिशा में बदलने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसमें। एक दिशा में गमन करने हेतु डायोड का प्रयोग होता है। वैसे रेक्टिफायर भी ये काम करता है, बट डायोड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, बिल्कुल सही है। कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, ये इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर जगह हर स्टेट के लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है यहाँ पे पॉल्यूशन का? वो तो होता है लाइकेंस, ऑप्शन बी सही था इसमें, सहवाल लाइकेंस। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित कहाँ से किया जाता है? तो जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, यूरिक एसिड, ये हमारा होता है किससे? बर्ड्स और लीजर्ड्स, बोथ होगा इसका, पक्षी और छिपकली दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसने शुरू किया था? तो ये महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी सही था इसमें, इनके द्वारा शुरू किया गया था ये। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो ये गांधी जी ने बोला था वर्धा योजना वाला, ठीक है, ऑप्शन डी सही था इसमें। एक अनावर्त बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, तो इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स पूछ लिया गया टोटल आपके एंडोस्पर्म में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 3n वाला, तो उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 24, ठीक है, 24 इसका राइट आंसर है। फिरोमोन्स क्या होता है भाई? तो फिरोमोन्स जो होता है हमारे बाह्य हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, बाह्य हार्मोन्स होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें, बाह्य हार्मोन्स, ओके, एक्टो हार्मोन्स बोलेंगे इनको। अगला देखिए, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके, तो जो भी हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं इसमें हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है, परासरंग दाब, ऑप्शन डी। किसके कारण आसमान नीला दिखता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसके कारण जो आकाश का रंग है वो नीला दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करंट का था, ठीक पूछा था ये। 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2020 में अनामिका को, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, अनामिका। दिल्ली में वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो ये अनिल बैजल हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 2020-21 पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर, ठीक है, उदय शंकर को 2020-21 में बनाया गया था। इनमें से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, एथलेटिक्स पूछा है यहाँ पे, ठीक है, इंडोर गेम्स नहीं पूछा है, एथलेटिक्स पूछा है। बाकी हम खिलाड़ियों की बात करते हैं तो कुछ शूटिंग से है इसमें, कोई हमारा बैडमिंटन से है। जो सुमित अंतल है ना, ये भाला फेंक वाले हैं, ठीक है, तो भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सुमित अंतल ने, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी सुमित अंतल। अगला देखिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ पे होगा? तो ये पुणे में होगा, ऑप्शन सी। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो दो देश से मिले थे, पहले हमारे जो नाम है इनका नाम है दिमित्री मुराटोव जो कि रशिया से हैं, और दूसरा नाम है हमारा मारिया रेसा जो कि फिलीपींस से हैं, तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था, फिलीपींस एंड रशिया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त की प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो एक दिन की उच्चायुक्त बनी हमारी अदिति महेश्वरी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत में जो हमारा इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम सर्विस थी वो किसने शुरू की थी? तो ये हमारा लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी में हम पढ़ते हैं ना, डाक सेवा, तार सेवा, पंजाब विलय, रेल सेवा, ये सभी डलहौजी के तो रिफॉर्म्स हैं भारत में, ऑप्शन सी। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी का वह लेखक जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विलियम वेडरबर्न, ठीक है। तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो तीन कठिया आंदोलन का संबंध था हमारा चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण के जो कृषक थे उनको नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था ना, वहाँ पे तीन कठिया एक अनुबंध था। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, और इस बार की जो थीम थी वो थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान।
इनमें से कौन सी एक नियामक संस्था है, यानी कि नियामक संस्था का मतलब क्या है, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी बोलेंगे हम, ठीक है, सीधे सीधे रेगुलेटरी बॉडी। तो देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारी शेयर मार्केट की एक नियामक संस्था है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, तो ये है 243 ZD, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। 124वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ वो किससे रिलेट करता है, तो ये सवर्णों को 10% रिजर्वेशन, जो EWS वाला था ना, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो उनके लिए आरक्षण के लिए था ये, ऑप्शन डी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, तो देखिए ये था हमारा नगर पंचायत वाला, ठीक है, यानी कि 74th हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, 74वां संवैधानिक संशोधन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, तो ये अपना देता है किसको, भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, कैग की बात हो रही है यहाँ पे। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं वित्त, वो होते हैं, तो निर्मला सीतारमण अभी केंद्रीय वित्त मंत्री, तो वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, जीएसटी परिषद की। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है, देखिए मैंने इस पे वीडियो भी दिया था आपको उत्तराखंड करंट अफेयर में। SDG में उत्तराखंड को तीसरा रैंक मिला था ओवरऑल इंडिया में, पहले स्थान पे इसमें कौन था, केरल, ऑप्शन बी। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है, तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है, ऑप्शन ए। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है, देखिए जो हमारी राज्यसभा राज्य विधान परिषद होती है ना, राज्य विधान परिषद, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते बट समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसमें, राज्य विधान परिषद। न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है, यानी कि किस अधिकार से पद धारण किया जा रहा है, ये पूछने का जो राइट होता है न्यायालय के पास, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यो वारंटो, यानी कि अधिकार प्रक्षालेख, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था, क्यो वारंटो। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है, तो ये हमारी विशेषता है भैया किसकी, मौद्रिक नीति की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोलता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू हुआ था 2007-8 में, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। तेंदुलकर जो समिति बनी थी ना, इसके आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी, तो जब तेंदुलकर समिति ने पूरी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, उसमें ये बोला गया कि भारत में अभी भी 2011-12 में उसमें 29.32% लोग क्या हैं, निर्धनता वाले हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर था इसमें, 29.32%। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है, तो एंथ्रासाइट, रिपीटेड क्वेश्चन था। कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो ये काली मिट्टी, नो डाउट, ऑप्शन बी राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो लिटरेसी रेट पूछा था इंडिया का 74.04%। मुख्य केंद्रीय छेद पृथक करता है, यानी कि मुख्य केंद्रीय छेद, यहाँ पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट पूछा गया आपसे, ठीक है, अभी हाल में आपका यूके SSC के एग्जाम में क्या आया था, यहाँ पर आपका MCT पूछा है, अभी यूके SSC में आपका MBT आया था, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, जो कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच था, जबकि यहाँ पे जो MCT पूछा गया है, मेन केंद्रीय छेद, ये वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, राइट आंसर है ग्रेटर हिमालय एंड लेजर हिमालय, ठीक है। इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, केंद्र भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वो संवैधानिक संस्था है। सरकारी आयोग का प्रमुख कार्य क्या था, तो सरकारिया जो आयोग था, सरकारिया कमीशन था, ये केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, यानी कि री इन्वेस्टिगेट द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑप्शन सी। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो 2020 में भारत को जो HDI रैंक मिली थी वो 131 में मिली थी, 131। वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है, देखिए 2021 में जो भारत सरकार ने हमारा खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य रखा था वो रखा था 30.73 करोड़ टन, 30.73 करोड़ टन, ठीक है, ये करोड़ में हो गया। अब इसी को हम अगर मिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 308 मिलियन टन, यानी कि हो जाएगा 307.3 मिलियन टन होगा ना, तो यानी कि 308 के आसपास आ जाएगी, तो 308 होना चाहिए इसका, ऑप्शन सी। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तब जाके क्वेश्चन सही किया होगा आपने, ठीक है।
अब ध्यान से समझिएगा, मैं ज़्यादा तो नहीं बना रहा हूँ मैप। तो इसमें सबसे पहले देखिए जोजिला दर्रा, पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से हम अरुणाचल की तरफ जाएंगे तो जोजिला सबसे पहले आ जाएगा इसमें, यानी कि पहला एक आएगा। उसके बाद हमारा सिपकीला दर्रा आएगा। जोजिला से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आप पहुँचेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा सिपकीला। फिर हम उत्तराखंड पहुँच जाएंगे भाई, उत्तराखंड का मुलिंगला दर्रा आ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा सिक्किम आएगा, सिक्किम का जेलेपला दर्रा होगा, यानी कि 5 होगा। फिर उसके बाद हमारा अरुणाचल का बोमडिला दर्रा आएगा, यानी कि 4 होगा। तो ये क्रम था 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, किस में है ये? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 2 3 5 4, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। 1 2 3 5 4, ओके। अगला है कि इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी, पश्चिमी, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य में किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो चमोली ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उत्तरकाशी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और पिंडर का, ऑप्शन बी। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT का कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, देखिए आपसे सब पूछ लिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि MBT कहाँ पे, MCT कहाँ पे, और यहाँ पे पूछ लिया HFT। तो HFT होती है हमारी कहाँ पे, शिवालिक और गंगा मैदान के मध्य होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, शिवालिक और गंगा, क्योंकि फ्रंटियर थ्रस्ट पूछ रहा है ना वो। अगला देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न जिलों की जनसंख्या को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में अगर हम इनको लिखेंगे तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, सबसे पहले रुद्रप्रयाग आ जाएगा इसमें, फिर चंपावत आ जाएगा इसमें, फिर चंपावत के बाद आपका बागेश्वर आएगा, और बागेश्वर के बाद उत्तरकाशी आएगा। 3 4 2 1 होना चाहिए, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3 4 2 1। 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में जो दशकीय वृद्धि दर रही कितनी रही? तो दशकीय वृद्धि दर रही उत्तराखंड की भाई 18.81%, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, बट नियरेस्ट जो इसका विकल्प बन रहा है वो है 19.17%, ठीक है। तो राइट आंसर सी को लेके चलेंगे इसमें। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वो देहरादून होगा, नो डाउट, ऑप्शन है। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला है बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी। किस नदी के मुहाने पर एलियाबीट द्वीप स्थित है? तो ये नर्मदा के मुहाने पर एलियाबीट द्वीप, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये 940, आई थिंक 943 होना चाहिए था इसका, ठीक है। राइट आंसर 943, बट ये ओल्ड डेटा ही दे दिया है, तो आसपास तो 940 ही है, तो यही होना चाहिए। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच सही है, कुमाऊं हिमालय यमुना और काली के मध्य सही है, ठीक है। नेपाल हिमालय रावी और तीस्ता नदी के मध्य गलत है ये। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इसमें जो है ये नेपाल वाला गलत हो जाएगा। नेपाल हिमालय जो है ये काली और तीस्ता नदियों के मध्य है, ठीक है, काली और तीस्ता होना चाहिए इसमें। इनमें से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? थोड़ा डाउटफुल है, देखिए ये, देखिए हारुल जो होता है ना, हारुल तो नृत्य है, ये सभी को पता है, उत्तराखंड में हारुल एक नृत्य है जो कि पांडवों की जीवन गाथा पर आधारित है। तो पांडवों की गाथा पर है ना ये भी तो एक लोक गाथा ही बन जाएगी इस हिसाब से, पांडवों की गाथा गाई जा रही है। वहीं लाडी सा भी इसमें आंसर हो सकता है। रमोला और जागर तो हमारा लोक गाथा के प्रकार हैं सिंपली। तो लाडी सा और हारुल में देखिए अब क्या आंसर देता है आयोग, ठीक है। इनमें से किस जनपद में हिल यात्रा लोकनाट्य का आयोजन होता है? तो पिथौरागढ़ में होता है हिल यात्रा, कृषकों का त्यौहार है, ये उत्सव है। इनमें से किस स्थान पर आपको दुर्योधन और कर्ण का मंदिर देखने को मिलेगा, पूजा देखने को मिलेगी? तो ये नटवाड़ में एक मंदिर है, वहाँ देखने को मिलेगी आपको, उत्तरकाशी में। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? ठीक है, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। देखिए अगर आप ध्यान से अगर आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे उत्तराखंड के, तो उसमें आपको दिया जाएगा कि उत्तराखंड की जो प्राचीन जातियाँ हैं उसमें गंधर्व, यक्ष, किन्नर, शक, किरात, कोल, नाग सभी का तो उल्लेख है। और मोस्टली जो पुराने शिव प्रसाद डबराल जी मानते हैं वो किरात, कोल, नाग और शक वो भी रखते हैं इनको, ठीक है। तो गंधर्व भी है, यक्ष भी है, अब किन्नर और शक में से एक इसका आंसर होगा। अब ये तो गया, क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है, क्योंकि सभी प्राचीन जाति हैं भाई ये उत्तराखंड में। शक जाति का भी यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि शक जाति की भी उपस्थिति थी उत्तराखंड में, खस की भी थी। तो बताइए अब इसमें क्या आंसर होना चाहिए। तालिस और ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुत्र, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। IMA जो है देहरादून में है, फूलों की घाटी आपकी चमोली में हो जाएगी, भेल आपका कहाँ पे हो जाएगा, हरिद्वार में, एंड पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन बी में है ये। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से ब्राह्मण की कौन सी उपजाति स्थान के आधार पर आधारित नहीं है? ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले भी मेरे ख्याल से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में पूछा गया था, और जहाँ तक मुझे विदित है और याद है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आयोग ने दिया था जोशी। ठीक है, ऑप्शन ए जोशी। इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो बैगा जनजाति नहीं मिलती यहाँ। ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? ठीक है, तो सर्वाधिक जो हमारा व्यापक प्रभाव पड़ा वो शैव और शाक्त संप्रदाय होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, शैव और शाक्त संप्रदाय। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड में भी विजिट करते हैं ना, पूरे उत्तराखंड में आप देख लो, भौगोलिक आधार पर देखें हम, ठीक है, और उसके साथ साथ धार्मिक आधार पर भी देखें, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जो टेम्पल्स हैं वो डेडिकेट हैं शैव धर्म को ही। ठीक है, तो शैव संप्रदाय को ही है वो, तो शैव संप्रदाय होना चाहिए इसका। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये महेंद्र चंद थे। ठीक है, महेंद्र बाहुबली, मैंने आपको पहले भी बताया ताकि आप याद रखें इसको। महेंद्र बाहुबली जो थे वो हमारे चंद वंश के अंतिम शासक हुए। गूंठ भूमि जो थी हमारी, ये मध्यकाल में मंदिर को दी जाने वाली भूमि थी। ठीक है, मंदिर को दान में दी जाती थी। हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक एटकिंसन महोदय हैं, ऑप्शन बी। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किससे संबंधित है? तो इसका रिलेशन है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई थी। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? तो ये देहरादून की थी, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है, देहरादून। फिर से आपको सुमेलित करना है, एक तरफ स्थान दिया, दूसरी तरफ जनपद। खिरसू जो है भाई आपका कहाँ स्थित है? पौड़ी में है। औली जो है चमोली में है। कौसानी, अरे माफ़ कीजिएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है वो, तो कौसानी जो है वो पिथौरागढ़ में नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौसानी बागेश्वर में है भाई, कहाँ पे है? बागेश्वर में। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड का भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो 19वां स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में पूरे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963, 963, ऑप्शन बी। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। एंड इसका नाम हमको बहुत जगह से मिलता है, त्रिशूल लेक वगैरह से। एंड राइट आंसर जो ऑप्शन है अशोक चल्द। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो आलमनगर या अल्मोड़ा राजधानी बनाई थी बालो कल्याण चंद ने, ऑप्शन डी। 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी? तो ये था सुलेमान सिको। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो शिलालेख की बात हो रही है, ना कि ताम्रलेख या अन्य चीज़ों की। तो शिलालेख सबसे पहले हमको मिलते हैं कालसी में। ठीक है, देहरादून, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन हरीश रावत की जब सरकार थी तब लगा था, 27 मार्च 2016 को। निम्न में से किस ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो ये था ट्रेल। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो 13 प्लेसेस आरक्षित है, 13 सीटें हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो ये पौड़ी गढ़वाल में था, ऑप्शन है। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है राज्यपाल की अध्यक्षता में, ऑप्शन है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो नीति आयोग के ही एक बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजी पर आधारित था ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज। एंड 2018-19 में प्रारंभ किया गया था इसको, ऑप्शन बी। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहाँ स्थापित की गई? तो ये हल्द्वानी, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। हल्द्वानी में सन 1995 में ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना हुई। ठीक है, 1995 में। ये उत्तराखंड जी के वन लाइनर में मैंने आपको कराया भी था। ठीक है, तो हल्द्वानी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कोई भी डाउट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा आपको चाहिए इसमें साक्ष्य वगैरह तो आप ये बहुत सी बुक्स में दिया भी हुआ है, ये देख सकते हैं इसको। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राजभवन की स्थापना हुई थी वैसे तो 1900 में पूरा हुआ था, बट काम शुरू हो गया था 1897 में, 1897 सही हो जाएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि KMVN एंड GMVN इनकी स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? इसमें भी थोड़ा देखिए एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दिए गए, किताबों में 18.8 दिया है, तो अप्रॉक्सीमेट देख सकते हैं हम 18.76 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, 18.76%। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये रेंगी गांव चमोली से हुआ था, ऑप्शन बी गौरा देवी। उत्तराखंड में
सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है हरिद्वार, न्यूनतम रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी? तो ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था और 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना पंतनगर में हुई थी, जबकि 1972 में इसका नाम फिर गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत जो नाम दिया गया 1972 में दिया गया, लेकिन स्थापना 1960 में हो जाती है। ठीक है, तो ये थे भैया हमारे जीएस के जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे इस लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो पैटर्न था ठीक ठाक पैटर्न आयोग ने रखा। ह्यूमैनिटीज़ वाले काफ़ी स्टूडेंट होते हैं इसमें बीए किए हुए, तो उनके लिहाज से भी पेपर पैटर्न को बहुत अच्छा बनाया आयोग ने इस बार। ऐसा नहीं कि बेकार था, कठिन था। तो यहाँ पर जो है जो जितनी लगभग हमेशा रहती है आपकी इसमें कट ऑफ मेंस के लिए, तो वही कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है, यानी कि आप 95 के आसपास अगर आप पहुँच रहे हैं 95 प्लस, तो जनरल वाले उनको यहाँ पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, 95 इसमें एक सेफ स्कोर है, क्योंकि देखिए पेपर कितना ही आसान क्यों ना हो, 100 क्वेश्चन करने में कैंडिडेट सोचता है जीएस के क्वेश्चन करने में, उसके बाद इसमें 50 रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत से लोग इसमें खाली तुक्का लगा देंगे, या बहुत से बेहतरीन स्टूडेंट ने रीजनिंग भी की होगी, तो यहाँ जीएस के क्वेश्चन उतने सही नहीं हो पाते उनके, है ना। तो वेटेज जो है तराजू के दोनों पलड़े देखे जाएँ, रीजनिंग वालों को, मैथ्स वाले को, साइंस बैकग्राउंड वाले को हम इसमें रखें एक तरफ, और एक तरफ आर्ट्स वाले को रखें, ह्यूमैनिटीज़ वालों को रखें, तो बराबर पलड़ा बैठता है। दोनों का स्कोर दोनों जगह से क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। और बात आती है फिर कट ऑफ की, तो कट ऑफ वहीं पे आ जाती है आपकी लगभग 60 to 65% के आसपास। ठीक है, तो लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ जो गई थी जनरल की वो 89 के आसपास थी, 89.25 गई थी। ये चीज़ ध्यान रखें। लोअर पीसीएस 2016 का जो एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, उसकी जो कट ऑफ गई थी भाई वो 89.25 गई थी मेंस के लिए। और उसके लिहाज से देखें पेपर लगभग वैसा ही है, और अभी तैयारी ज़्यादा हो गई तो काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये सरल भी लगता है। और इसमें आपका बहुत 16 टाइम आई थिंक या 20 टाइम्स एस्पिरेंट इसमें बुलाए जाते हैं जितनी वैकेंसी होती है, तो उसके हिसाब से बहुत से स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आप, मैं फिर से बोला, 95 के आसपास अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ये जनरल कैटेगरी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज में +-2, 3, 5, 6 कर सकते हैं आगे। ठीक है, बाकी इसमें रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें देखा जाए, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे। जैसे कि अनुपात का क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आपका क्रम बताने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीजनिंग का भी पैटर्न जल्दी ही मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं आराम से ये सॉल्व करें। देखिए रेलगाड़ी की स्पीड निकालने वाला क्वेश्चन जो हमेशा आता है। ठीक है, इसके अलावा कैलेंडर का क्वेश्चन बना है, और आपका ये कूट वाला क्वेश्चन बना है, सार्थक क्रम वाला क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को भी मैं जल्दी ही करवा दूंगा। अगर आपको रीजनिंग पोर्शन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। बाकी देखिए दोस्तों, आगामी जो परीक्षा है आपकी अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उसके साथ साथ पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, बंदी रक्षक का एग्ज़ाम अभी होना है, और उसके साथ साथ अभी नई वैकेंसी आनी है पुलिस एसआई की। कांस्टेबल के लिए आंदोलन जारी है देहरादून में, तो सभी लोग सपोर्ट करें उसको। और आप जो भी देहरादून में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो राम खंडवाल जी यहाँ पे करवा रहे हैं आप पुलिस भर्ती के लिए प्रयास, तो उनका सपोर्ट करें आप लोग। मैं तो यही बोलूँगा, तब जाके पुलिस भर्ती चुनावों से पहले आ पाएगी, और चुनाव से पहले आ गई तो आ गई, फिर नहीं तो मुश्किल है। एसआई की तो खैर आ जाएगी भर्ती, एसआई की चिंता ना करें, अधियाचन तैयार हो रहा है इसका। बाकी दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में एक पेड़ आपने ज़रूर लगाना है, कम से कम, अधिक तो आप जितने लगा सकें जीवन पर्यंत लगाइए, खूब लगाइए। इस धरती को भी हरा भरा करने में योगदान दीजिए, अपना बहुमूल्य समय दीजिए। और इसके साथ साथ जब भी उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को अवेयर कीजिए साफ़ सफाई के लिए, और वहाँ पे प्लास्टिक कचरा या इकोलॉजी को नुकसान पहुँचाने वाले ऐसे तत्वों को ना फैलाएं जिससे वहाँ पर पर्यावरण को खतरा हो सकता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ ये पेपर आपका अच्छा गया होगा, और कितना आपका स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।